नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्मेनियासिस नाम के पैरासिटिक डिजीज़ के बारे में। यह बीमारी लिस्मेनिया डोनोवेनी नाम के पैरासाइट के द्वारा होती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े लेक्चर्स लगातार मिलते रहें, जो आपकी स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। लिस्मेनिया जो है यह एक जीनस है ट्रिपेनोसोमेटॉइड प्रोटोजोआ का, जो कि फेटल वेक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिजीज़ है, जो जानलेवा भी होता है और वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। इस बीमारी को लिस्मेनियासिस कहा जाता है और यह बीमारी सैंड फ्लाई के काटने से फैलती है। यह सैंड फ्लाई जो है वो फ्लीबोटमस नाम के जीनस से बिलोंग करती है। कई बार ल्यूटोजोमिया जो जीनस है उसके भी सैंड फ्लाई के काटने से यह बीमारी फैलती है। इस बीमारी का नाम है लिस्मेनियासिस और ये दूसरा सबसे बड़ा पैरासिटिक डिजीज़ है जिससे दुनिया भर में लोग जो हैं वो मरते हैं। सबसे ज़्यादा लोग पैरासिटिक डिजीज़ की बात करें तो वो मलेरिया के द्वारा मरते हैं, और मलेरिया के बाद अगर दूसरा किसी पैरासिटिक डिजीज़ का नंबर आता है तो वो आता है लिस्मेनिया का। इसका जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा होता है, सब किंगडम जो है वो सार्कोमेस्टिगोफोरा होता है, फाइलम इसका प्रोटोजोआ होता है, सब फाइलम मेस्टिगोफोरा होता है, क्लास जुमेस्टिगोफोरा होता है, ऑर्डर इसका काइनेटोप्लास्टिडा होता है, जीनस लिस्मेनिया, और इसके अलग अलग स्पीसीज है जैसे डोनोवेनी है, ट्रॉपिका है, मैक्सिकेना है और ब्रेजिलेंसिस। ये 4-5 प्रमुख स्पीसीज इसके अंदर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीसीज इसमें से है लिस्मेनिया डोनोवेनी, लिस्मेनिया ट्रॉपिका, लिस्मेनिया मैक्सिकेना, लिस्मेनिया ब्रेजिलेंसिस, लिस्मेनिया मेजर, लिस्मेनिया गुएनेंसिस और लिस्मेनिया लैनोसोनी जो है ये प्रमुख स्पीसीज हैं जिसके द्वारा इंसानों को या जानवरों को बीमारियां होती हैं। इनमें से भी प्रमुख रूप से जो सबसे घातक है वो होता है लिस्मेनिया डोनोवेनी, जिसके द्वारा प्रमुख रूप से लिस्मेनियासिस की बीमारी होती है। लिस्मेनिया डोनोवेनी के हैबिटाट की बात करें तो ये कुछ विसरल ऑर्गन्स हैं उसके अंदर पाया जाता है, और इसका जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है वो सैंड फ्लाई के अंदर या लैब में जब कल्चर करते हैं उसके अंदर दिखाई देता है, और एमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो हमेशा इंसान के रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो स्प्लीन में, बोन मैरो में, लीवर में, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा की लेयर में और मेजेंट्रिक लिफ नोड के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसके प्रमुख हैबिटाट है जहाँ पे एमेस्टिगोट इंसान के शरीर के अंदर और प्रोमेस्टिगोट लैब कल्चर के अंदर दिखाई देता है। इस पैरासाइट के 2 प्रमुख रूप होते हैं, एमेस्टिगोट जो कि ए फ्लैजिलर स्टेज होता है जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है, और दूसरा रूप है प्रोमेस्टिगोट जो कि फ्लैजिलर स्टेज है, इसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो जो एमेस्टिगोट फॉर्म है वो स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है, वहीं प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो स्पिंडल शेप का होता है जिसके पास फ्लैजिला भी पाया जाता है। तो ये इसकी प्रमुख मॉर्फोलॉजी है, यानी इसके 2 रूप होते हैं एमेस्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट, जिसमें सबसे बड़ा फर्क होता है वो होता है इसके अंदर मौजूद फ्लैजिला का, क्योंकि एमेस्टिगोट के अंदर फ्लैजिला नहीं होता है, वहीं प्रोमेस्टिगोट के अंदर हमें फ्लैजिला दिखाई देता है। बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो कुछ एक ही जैसे होते हैं दोनों में, लेकिन अलग अलग लोकेशंस पे पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस की बात करें तो एमेस्टिगोट के पास फ्लैजिला होता है नहीं होता है, प्रोमेस्टिगोट के पास फ्लैजिला होता है। जो एमेस्टिगोट है ये रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स के अंदर होता है, जबकि प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो सैंड फ्लाई के अंदर होता है। एमेस्टिगोट बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होता है जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो, वहीं प्रोमेस्टिगोट भी बाइनरी फिजन के द्वारा ही डिवाइड होता है, लेकिन जब तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। जो एमेस्टिगोट है ये राउंड या ओवल शेप का होता है, 2 से 4 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, जबकि प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो स्पिंडल शेप का होता है, यह 15 से 20 माइक्रोमीटर लंबा और 1 से 2 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता है और सेंटर में पाया जाता है एमेस्टिगोट फॉर्म में, वहीं प्रोमेस्टिगोट में न्यूक्लियर छोटा होता है और मिडल के अंदर पाया जाता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो यह लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है, एक होता है सैंड फ्लाई, दूसरा होता है ह्यूमन। यानी अगर कोई बीमार व्यक्ति है, इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसके ब्लड के अंदर, खास करके उसके न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो एमेस्टिगोट फॉर्म है वो पाया जाता है, और उसके पूरे ही ब्लड के अंदर जितने भी प्रमुख सेल्स होते हैं जिसमें कि WBC सबसे प्रमुख हैं, उनके अंदर ये एमेस्टिगोट फॉर्म हमें दिखाई देता है। जब भी कोई स्वस्थ सैंड फ्लाई इस प्रकार के बीमार व्यक्ति के ब्लड को सक करती है तो वहीं एमेस्टिगोट फॉर्म ब्लड के साथ साथ उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, और उसके शरीर में प्रवेश करते ही एमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में बदल जाता है, और फिर ये प्रोमेस्टिगोट जो है
वो डिवाइड होता है बाइनरी फिजन के सहारे और इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है सैंड फ्लाई के अंदर, और इस प्रकार की सैंड फ्लाई जो है वो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई होती है। अब ये सैंड फ्लाई अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है और जब ब्लड को सक करना शुरू करती है, उसी दौरान ये जो प्रोमेस्टिगोड फॉर्म है वो उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं और फिर उसके ब्लड के अंदर मौजूद ब्लड सेल्स के अंदर जाके वो प्रोमेस्टिगोड फॉर्म से एमेस्टिगोड फॉर्म में बदल जाते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो लिस्मेनिया ट्रॉपिका जो है इसका एमेस्टिगोड फॉर्म जो है वो लार्ज मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो है स्किन के उसके अंदर पाए जाते हैं। लिस्मेनिया मैक्सिकेना में एमेस्टिगोड जो है वो पाए जाते हैं रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स में और लिम्फेटिक टिश्यू में स्किन के। वहीं लिस्मेनिया ब्रेजिलेंसिस में एमेस्टिगोड फॉर्म जो है वो रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू जो है स्किन के उसके अंदर पाए जाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। यानी जो इसका इन्फेक्टिव स्टेज है वो है प्रोमेस्टिगोड जो सैंड फ्लाई से किसी बीमार मच्छर से किसी स्वस्थ इंसान के शरीर में आ सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो यह बीमारी प्रमुख रूप से सैंड फ्लाई यानी फ्लीबोटमस अर्जेंटिस के काटने के द्वारा फैलती है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी एमेस्टिगोड डायरेक्टली किसी डोनर से रिसिपिएंट के अंदर जा सकता है। कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन में माँ से गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। एक्सीडेंटली लैब में अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो प्रोमेस्टिगोड फॉर्म जो है वो इंसान के शरीर के अंदर जा सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा भी ये जा सकता है। मेल्स जो है वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस प्रकार की बीमारी से। रिजर्वायर की बात करें तो लिस्मेनिया डोनोवेनी जो है वो ह्यूमन के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, अफ्रीका में रोडेंट्स के अंदर पाया जाता है, ब्राज़ील और सेंट्रल एशिया में फॉक्सेस के अंदर पाए जाते हैं और चाइना के अंदर जो रिजर्वायर है वो होता है डॉग। यानी कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग रिजर्वायर जो हैं उनके अंदर लिस्मेनिया डोनोवेनी पाया जाता है जो कि बीमारी को फैला सकता है। वेक्टर की बात करें तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। वो सैंड फ्लाई जो है वो फ्लीबोटमस या ल्यूटोजोमिया के जीनस से बिलोंग करती हैं और फ्लीबोटमस अर्जेंटिस जो है ये प्रमुख रूप से इस बीमारी को ट्रांसमिट करने का काम करती है। यह एक सैंड फ्लाई है। लक्षणों की बात करें तो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में फीवर होता है, उसका स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है जिसको स्प्लीनोमेगैली कहा जाता है, उसके लिम्फ नोड में समस्या आ जाती है जिसको लिम्फ एडिनोपैथी कहते हैं, उसका स्किन डार्क हो जाता है इसीलिए इसको काला अजार कहा जाता है। इसका मतलब है कि ब्लैक फीवर। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसके द्वारा निमोनिया, टीबी, डाइसेंट्री, अनकंट्रोल्ड हीमोरेज भी हो सकता है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो शुरुआती ट्रीटमेंट अगर हो तो 90% केसेस में लोग ठीक हो जाते हैं और अगर इसका इलाज ना हो तो 2 सालों के अंदर उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। लिस्मेनियासिस की बात करें तो लिस्मेनियासिस अलग अलग प्रकार का होता है जिसमें विसरल लिस्मेनियासिस होता है, क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस होता है जिसके द्वारा स्किन अफेक्टेड होता है, म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मेनियासिस होता है जिसके द्वारा म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन दोनों ही प्रभावित होते हैं। और वहीं विसरल लिस्मेनियासिस में जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जो रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स जहाँ पे मौजूद होते हैं वो ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। विसरल लिस्मेनियासिस यानी कि वीएल या काला अजार जो है ये लिस्मेनिया डोनोवेनी के द्वारा होता है और इस बीमारी में जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा लीवर हो सकता है या स्प्लीन हो सकता है, वो इस प्रकार के बीमारी के द्वारा ज़्यादातर प्रभावित होता है। इसके अलावा बात करें तो क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस में स्किन प्रभावित होता है। ये ओल्ड वर्ल्ड में क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस जो है वो पहले लिस्मेनिया ट्रॉपिका या लिस्मेनिया एथोपिया के द्वारा होता था और नए ज़माने में बात करें तो यह बीमारी लिस्मेनिया मैक्सिकेना, लिस्मेनिया ब्रेजिलेंसिस के द्वारा होता है। डर्मल लिस्मेनोइड होता है। यह पोस्ट काला अजार इन्फेक्शन होता है, यानी किसी को अगर विसरल लिस्मेनियासिस होता है उसके बाद इस प्रकार के लक्षण उसके शरीर में देखने को मिलता है। पार्ट ऑफ द बॉडी मोस्ट अफेक्टेड, जो सबसे ज़्यादा शरीर का हिस्सा प्रभावित होता है इस प्रकार की बीमारी में, क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस में नाम से ही पता चल रहा है कि वो होता है स्किन, क्योंकि क्यूटेनियस लेयर जो है वो स्किन की लेयर है। म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मेनियासिस एमसीएल की बात करें तो यह लिस्मेनिया ब्रेजिलेंसिस के द्वारा होता है और कभी कभी यह लिस्मेनिया पैनामेंसिस के द्वारा भी हो सकता है। इसके द्वारा जो सबसे ज़्यादा पार्ट प्रभावित होता है वो नाम से ही पता चल रहा है कि वो होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, और ख़ास करके यह बीमारी नोज और नेजोफेरेंक्स में होती है। नोज आपको पता है बॉडी ऑर्गन है और नोज के पीछे जो है फेरेंक्स का जो हिस्सा पाया जाता है उसे नेजोफेरेंक्स कहा जाता है। कुछ और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे विसरल लिस्मेनियासिस को कई लोग काला अजार, ब्लैक फीवर, डमडम फीवर, साहिब्स डिजीज़, काला दुख एंड वाइट लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। वहीं क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस को कई लोग
एलिपो बॉयल, बगदाद बॉयल, दिल्ली बॉयल, कंधार सोर, लाहौर सोर या ओरिएंटल सोर के नाम से जानते हैं। वहीं म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मेनियासिस को ब्रेडाज डिजीज़, बॉस यॉज, बोसियोज या फॉरेस्ट यॉज के नाम से जाना जाता है। ये सारे जो नाम हैं ये सिनोनिम्स हैं। अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कंट्रीज़ में इस बीमारियों को अलग अलग नामों के द्वारा संबोधित किया जाता है। विशेष करके बात करें तो विसरल लिस्मेनियासिस जो है इसको भारत में प्रमुख रूप से विसरल लिस्मेनियासिस, काला अजार या ब्लैक फीवर के नाम से जाना जाता है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो डायरेक्ट एविडेंस के लिए हम एक थिक ब्लड फिल्म बना सकते हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं प्रोमेस्टिगोट फॉर्म को। ब्लड कल्चर कर सकते हैं, वहाँ भी हमें प्रोमेस्टिगोट फॉर्म ही दिखाई देगा। और कोई ऑर्गन अगर ज़्यादा प्रभावी है तो वहाँ पे हम बायोप्सी कर सकते हैं। उस सैंपल्स को लेकर के हम स्टडी करेंगे जहाँ पे हमें एमेस्टिगोट फॉर्म दिखाई दे सकता है। इनडायरेक्ट एविडेंस की बात करें तो हम ब्लड काउंट कर सकते हैं। हमें पता है कि पैरासिटिक डिजीजेज में जो नंबर ऑफ यूसनोफिल हैं वो बढ़ जाते हैं। कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं और अदर मेथड में एनिमल इनोकुलेशन, यानी कि हम एनिमल के अंदर इस प्रकार के पैरासाइट को इनोकुलेट कर सकते हैं। लिस्मेनिया या मॉन्टेग्रो टेस्ट कर सकते हैं या एडलर्स टेस्ट है उपलब्ध जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट एविडेंस की बात करें तो पेरिफेरल ब्लड जो है वो उसका हम फिल्म बनाते हैं थिक मेथड से जिसके अंदर हमें एमेस्टिगोट फॉर्म दिखाई देता है। आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक मैक्रोफेज के अंदर जो कि इनलार्ज फॉर्म है मोनोसाइट का, उसके अंदर हमें एमेस्टिगोट फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। ब्लड कल्चर कर सकते हैं हम एनएनएन मीडियम पे। एनएनएन मीडियम जो है वो एक सेलेक्टिव मीडियम है जिसके ऊपर ग्रो किया जाता है लिस्मेनिया को। और आपको पता है कि जब भी हम लैब में कल्चर करेंगे तो वहाँ पे हमें प्रोमेस्टिगोट फॉर्म ही दिखाई देगा। तो एनएनएन मीडियम के कल्चर में हमें प्रोमेस्टिगोट फॉर्म कुछ इस प्रकार का स्पिंडल शेप का दिखाई देता है। बायोप्सी मटेरियल हम ले सकते हैं लिम्फ नोड को पंक्चर करके, एक्सटर्नल और इलियक क्रेस्ट को पंक्चर करके, यानी कि मैरो को पंक्चर करके, स्प्लीन को पंक्चर करके हम सैंपल ले सकते हैं। और फिर हम उसको जब देखेंगे तो उसमें हमें एमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो स्टेंड स्मेयर के अंदर दिखाई देगा और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म तब दिखाई देगा जब हम उसको इसमें जो हमने सैंपल लिया है बायोप्सी के द्वारा जब हम उसको कल्चर करेंगे तो वहाँ पे हमें प्रोमेस्टिगोट फॉर्म ही दिखाई देगा। डायरेक्ट अगर स्मेयर बनाए तो उसमें एमेस्टिगोट फॉर्म भी हमें दिखाई दे सकता है। इस प्रकार का स्प्लेनिक पंक्चर में दिखाई देता है। प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करें तो सैंड फ्लाई के पॉपुलेशन को कम करना चाहिए जिसके लिए इंसेक्टिसाइड्स प्रमुख रूप से डीडीटी, डाईएल्ड्रिन या मेलेथियोन का इस्तेमाल करना चाहिए। जो रिजर्वायर्स हैं जिन जानवरों से ये बीमारी फैल सकती है उनकी संख्या को कम करना चाहिए या उन्हें स्वस्थ रखना चाहिए। कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहिए इस प्रकार की बीमारी के प्रति कि इस प्रकार की बीमारी है, आपको सुरक्षा रखनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर टू सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई के संपर्क में जितना कम आए उतना बेहतर है। इलाज के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि सोडियम एस्टीबोगुलेनेट सॉल्यूशन होता है, एम्फोटेरिसिन बी होता है, पेंटामिडिन होता है, मिल्टेफोजिन होता है और इंटरफेरॉन जो है ये मैक्रोफेज के अंदर एक्टिवेट करता है। ये एक प्रकार का इंटरल्यूकिन होता है जो कि इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रकार की दवाइयों से आसानी से अर्ली फेज में अगर डिटेक्शन हो जाए तो हम लिस्मेनियासिस की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो स्पेसिफिक थेरेपी जो है वो दी जाती है और थेरेपी के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी दी जाते हैं जैसे कि कुछ सेकेंडरी माइक्रोबियल इन्फेक्शन अगर किसी को है, इस बीमारी के साथ साथ कोई और बीमारी है तो उसके लिए हमें अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हाई कैलोरी के हाई प्रोटीन डाइट जो है वो पेशेंट को लेने की सलाह दी जाती है और अगर पेशेंट को सीवियर अनीमिया है तो उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ता है। तो ये कुछ उपलब्ध ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इस वीडियो में हमने बात करा लिस्मेनियासिस के बारे में। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि यह इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके और वो अपनी स्टडी को इस वीडियो के माध्यम से और भी आसान बना सकें। धन्यवाद।